तो ये एक क्यूब है अपना ए साइड का, जो ए डिस्टेंस ओरिजिन से दूर रखा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जो वेरिएबल है, मतलब एक्स के साथ वेरी कर रही है, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ और आएगा, 2 रखोगे तो कुछ आएगा, 3 रखोगे तो कुछ, यानी कि वेरी कर रही है। ठीक, ये अब वेरी कर रही तो इसकी वजह से इस क्यूब में से जो नेट फ्लक्स निकल के आएगा, वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फ्लक्स फॉर 3D सर्फेसेस। फ्लक्स फॉर 3D सर्फेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से ही हम लोग को फ्लक्स के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो भी यहीं से बनते हैं, और साथ ही साथ गॉस लॉ की जो बेटर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है वो भी यहीं से निकल के आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ से समझ में आएंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लक्स फॉर 3D सर्फेसेस। फ्लक्स फॉर 3D सर्फेसेस। ठीक, तो ये 3D सर्फेसेस कौन सी होती हैं? ठीक है, 3D सर्फेसेस मतलब क्या? 3D सर्फेस मतलब जिसमें 3 डायमेंशन हो, जिसमें क्या हो आपकी 3 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन कौन कौन सी? एक एक्स एक्सिस हो, दूसरी वाई एक्सिस हो, और तीसरी कौन सी एक्सिस हो? जेड एक्सिस हो। ठीक है, तो जिसमें 3 डायमेंशन होती है ऐसी कोई भी फिगर कहलाती है 3D सर्फेस। जैसे कि हमारी रिंग जो हुई वो एक 2D सर्फेस हुआ। ठीक, हमारा जो एक स्क्वायर हुआ, ठीक, वो भी एक क्या हुआ? 2D सर्फेस हुआ। स्क्वायर का मतलब क्या? स्क्वायर का मतलब क्या है कि दोनों साइड, चारों साइड इक्वल हो, लेकिन उसका एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा। ठीक, एक लेटर सपोज ये एक्स एक्सिस मान लिए तो ये होगी वाई एक्सिस, ये 2D ही है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते गए, फिर स्क्वायर रखा, फिर स्क्वायर रखा, तो वो जब ये क्यूब बन गया तो एक थर्ड सरफेस भी आ गई, थर्ड साइड भी आ गई, थर्ड एक्सिस भी आ गई, थर्ड डायमेंशन भी आ गई, दैट इज कॉल्ड जेड। तो ये क्या कहला रहा? 3D सर्फेस। ठीक, तो 3D सर्फेस ये होता है जिसमें 3 डायमेंशन का इस्तेमाल होता है, एक्स वाई और जेड। जैसे कि आपका क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे जो भी अपने सर्फेसेस हैं ये कौन से हैं? ये हमारे 3D सर्फेसेस हैं। इन 3D सर्फेसेस के लिए फ्लक्स मतलब क्या? कितनी नंबर ऑफ लाइंस, फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन दैट इज पासिंग फ्रॉम एनी सरफेस। ठीक, तो कोई भी सरफेस से अगर परपेंडिकुलर लाइंस जो निकलती है दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, और तो हमें फ्लक्स यहाँ पर कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं फ्लक्स फॉर क्यूब। एक क्यूब का एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ तुमको सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए एक क्यूब ले लेते हैं। ये एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल है, पीछे से आप आएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा एग्जांपल होगा लास्ट से। ठीक है, लास्ट से थर्ड एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, आप मास टैली करा सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब को लेते हैं और क्यूब जो है वो हमारा ओरिजिन पे रखा है। क्यूब कहाँ पे रखा है? लेट अस सपोज ओरिजिन पर क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है उसने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, मैं उस क्वेश्चन पर भी आ जाऊँगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर है, यहीं से है, और सारे गॉस लॉ के जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो एक हम लोगों ने यहाँ पे क्यूब ले लिया है जो हमारे रखा हुआ है ओरिजिन पर। अब हमें निकालना है कि इस क्यूब की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो दी हुई है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो दिया E = E0I, मतलब E0 नाम की कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और I जो है उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है। I मतलब क्या? आपका एक्स एक्सिस में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक्स एक्सिस में जा रही हैं इस तरीके से। ठीक है, और पूछा गया है कि इस क्यूब की अगर लेट अस सपोज साइड दे दी गई A, ठीक, तो पूछा कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस फिगर, पासिंग थ्रू दिस क्यूब या फिर फिगर, जो भी आपको, ये एक क्वेश्चन आपको बना दिया। ठीक है, आप लोग चाहिए तो इसको पॉज करके इसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा आपने, 2 सेकंड लगा होगा आप लोगों को सॉल्व करने में। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया सर। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि फिर से मैं एक बार रिपीट करनी पड़ेगी इसकी डेफिनेशन, कि फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू सरफेस। ठीक, तो चूंकि एक 3D सरफेस है, तो 3D सरफेस है और क्यूब है, तो क्यूब के कितने सरफेस होंगे पहली बार तो वो देखेंगे, फिर उससे कितनी लाइनें निकल रही फिर हमें वो देखना होगा।
ठीक है। अब ये इतना सिंपल नहीं कि हम लोग वहाँ बैठ के लाइन गिनेंगे, ठीक, लेकिन इसका जो बेसिक आइडिया वो हम लोगों ने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिया है। अच्छा, तो क्यूब में फेस कितने होते हैं? क्यूब में अगर फेस की बात करें तो एक नीचे होता है, एक ऊपर, दो, एक आपका यहाँ पर बाहर की तरफ निकल रहा होगा, एक पीछे की तरफ होगा 4, एक बैक साइड जाएगा 5 और एक आगे होगा 6। तो ये 6 फेस, 6 इसके सरफेस होते हैं। कितने होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यही चीज़, ठीक। तो ये हमारे जो 6 सरफेस हैं, इसकी वजह से अगर हमको फ्लक्स निकालना है, इन 6 सरफेस की वजह से अगर हमको फ्लक्स निकालना है, तो चलिए फ्लक्स क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हमको पता है। तो यानी कि नेट फ्लक्स जो होगा हर एक सरफेस का देखा जाए तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 फ्लक्स 4 फ्लक्स 5 और फ्लक्स 6, ये 6 सरफेस से निकलना है हमने 6 को, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो सिंपली ऐड कर लिया अलजेब्रिकली, ठीक ना। तो इन 6 को हम लोगों ने ऐड कर लिया, ठीक। तो अच्छा, फ्लक्स के अपने लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी? फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट अगर खोलना चाहिए तो ई ए कॉस थीटा, ये होता है फ्लक्स, ई ए कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है? अगर पहला वाला सरफेस देखें, ठीक, तो लेट अस सपोज पहला वाला जो सरफेस है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है, ठीक। लाइनें कैसी जा रही हैं? लाइनें जा रही हैं बिल्कुल अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक। तो चलिए हम लोग पहले थर्ड सरफेस की बात कर रहे थे, ये थर्ड वाला जो सरफेस है इसकी बात कर लेते हैं, पहले वाले को भी आ जाएंगे। थर्ड वाला जो सरफेस है इसको लाइन बिल्कुल क्या हो रही है? अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलरली एक कह सकते हैं इसको इंटरसेक्ट करके जा रही है, ठीक, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है। और इसका हमें जो अगर एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा थर्ड वाले का, तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इस तरफ हो गया थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा और एरिया वेक्टर भी इधर हो जाएगा, ठीक। साइमल्टेनियसली थर्ड के बाद फोर्थ को अगर हम देखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो इस तरफ जा रहा है, एरिया वेक्टर निकालना होगा तो ये हमारा सरफेस है, तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकालना है। तो आउटवर्ड मतलब क्या? ये तो इनवर्ड हो गया, तो हमें एरिया वेक्टर में से क्या होता है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो आउटवर्ड यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया वेक्टर होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा वो पीछे जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा वो आगे जाएगा। अब इसके बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इसके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो अच्छा, थर्ड वाले को लिख लेते हैं ई ए कॉस 0 और फोर्थ वाले को लिख लेते हैं ई ए कॉस 180, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो ऊपर वाला सरफेस है सेकंड वाला, ठीक, ये ऊपर वाला सरफेस देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और ये सरफेस है, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा तो सरफेस के परपेंडिकुलरली और आउटवर्ड, तो ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रही है, एरिया वेक्टर ये जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और जैसे ही सेकंड का है वैसा ही नीचे जो 6 दिया है, 6 का नीचे सरफेस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, एरिया वेक्टर हमें निकालना हो तो एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। यहाँ पर एरिया वेक्टर तो नीचे जा रहा होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या इसके साथ कितना एंगल बना रही होगी? 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही होगी? 90 डिग्री। तो सेकंड और 6 वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो कितना होगा? वो होगा ई ए कॉस 90, सेकंड वाले का भी होगा और यही हम कहें तो 6 वाले का होगा ई ए कॉस 90 डिग्री, ठीक। अब बात कर लेते हैं थर्ड और फोर्थ की, ठीक। चलिए थर्ड और फोर्थ की बात कर ली। अब फिफ्थ और फिफ्थ की बात कर लेते हैं और फर्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए फिफ्थ वाला जो वो क्या है? इनसाइड है। फिफ्थ वाला जो है वो क्या? इनसाइड है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर जा रहा होगा, एरिया वेक्टर निकालेंगे तो इधर जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर ये जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, तो एंगल कितना हो जाएगा? फिर से 90 डिग्री, ऐसे ही बाहर हो जाएगा। तो यानी कि सब में जो होगा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ई ए कॉस 90, ठीक। तो हमें ये दिख रहा है कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती थी, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ये चारों 0 हो गए। और जो इसकी बात करें cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो 1 होती तो ये हो जाएगा ई ए और वो -1 होती हो जाएगा माइनस ई ए। तो ये ई ए से ई ए कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। नेट फ्लक्स इसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। नेट फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अब हमें क्या समझ में आया यहाँ पर कि कभी भी किसी भी सरफेस का कोई क्लोज सरफेस है, उसके लिए अगर फ्लक्स निकालना तो उसके सारे सरफेस को देखना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि 3D फिगर है तो 3D फिगर में क्या होगा, आपके कई सरफेस, मल्टीपल सरफेस हो जाएंगे, तो हमें हर सरफेस को कंक्लूड करना पड़ेगा। हर सरफेस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर देखना पड़ेगा, उसके बीच का एंगल का हमें देखना पड़ेगा, और उसके साथ हमें सबको एक एक करके प्रॉपर्ली ऐड कर दें, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए एक और 3D फिगर ले लेते हैं, एक सिंपल हम लोगों ने लिया, एक और 3D फिगर ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर वाला क्वेश्चन भी NCERT में दिया है, ठीक। उसमें भी एक कॉस्ट, उसमें वहाँ पर चूंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया, अभी वेरिएबल वाला भी ले लेंगे, ठीक। चलिए सिलेंडर का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, वो भी एक 3D सरफेस, 3D अपनी फिगर है, 3D हमारा सरफेस है। तो आइए सिलेंडर के बारे में कुछ बात करते हैं। तो देखो सिलेंडर, आइए सिलेंडर, ये मान लीजिए ये सिलेंडर दिया हुआ है, और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दी है कितनी, 50 I कैप, ठीक, 50 I कैप। तो 50 क्या दिखा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, कोई x नहीं दिया, x² नहीं दिया, 2x नहीं दिया, यानी कि फंक्शन किसी चीज़ का नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो I मतलब क्या, x एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से मूव कर रही होगी अलॉन्ग द x एक्सिस, along the x axis, ठीक। अब हम लोग फिर से बात करेंगे, क्वेश्चन फिर से आएगा, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस फिगर, या फिर सिलेंडर ले लो, ठीक है। अब इस सिलेंडर के कारण क्या होगा, कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हमें करना है, तो हमें फिर से यही चीज़ देखनी पड़ेगी, यानी कि एक हो गया ये अपना 3D फिगर, 3D फिगर हो गया, यानी कि इसके कई सारे सरफेस होंगे, कई सारे सरफेस होंगे, तो एक एक कर पहले गिन लेते हैं कितने सरफेस होंगे, फिर हर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, उसके बीच के एंगल, ये हम देख कर उसको कैलकुलेट करके सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो भी हमें 3D फिगर मिलना है, उसके सारे सरफेस देखेंगे कितने सरफेस है, फिर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल देखेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे, बस सिंपल सा स्टेप, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तो देखते हैं कितने सरफेस हैं। एक तो देखो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का ये हो गया कर्व्ड सरफेस, ठीक। तो कर्व का हम लोगों ने एक ले लिया, ठीक। एक जब एंट्री कर रहा होगा, ये रहा अपना, ठीक। चलो इसको यहाँ से नंबरिंग करते, सिंपल रहेगा। ये पहला वाला रहा, ये जब आउट हो रहा है ये दूसरा वाला रहा, और ये जो कर्व वाला ये तीसरा वाला रहा, ठीक है। टोटल कहा जाए तो 3 सरफेस है, जिसके कारण फ्लक्स जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली बाहर निकल सकती है, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल सकती है, ठीक। तो तीनों सरफेस के कारण एक एक करके पहले देखते हैं, फिर उनको तीनों को ऐड कर लेंगे। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, φ1 + φ2 + φ3, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक वेक्टर नहीं होता भाई, है। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो तीनों को, मतलब तीनों फ्लक्स को ऐड करने पर होगा, ठीक। तो पहला वाला फ्लक्स जो है, जैसे कि ये है फ्लक्स, ये पहला सरफेस है, तो इसकी वजह से जो यार इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड, और पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो हमें चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या दिया, I कैप, यानी कि ये I के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एरिया वेक्टर की। तो एरिया वेक्टर हम लोगों ने जो पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है, जो आपके इसके पहले वाला लेक्चर देखिएगा जाकर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर उन्होंने प्रॉपरली बहुत डिटेल में समझाया है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड द सरफेस होता है, ठीक। तो ये रहा अपना सरफेस, और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये इनवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड यानी कि बैक, ठीक। ये रहा अपना दूसरा सरफेस, ठीक। दूसरे सरफेस को भी कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन किधर जाएगी, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या I दिखाया, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है। एरिया वेक्टर अपने को लेना पड़ेगा, तो इस सरफेस के लिए आउटवर्ड क्या होगा, यही होगा आउटवर्ड, ठीक। इस सरफेस के लिए तो ये तो इनवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड क्या होगा, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। अब तीसरा वाला सरफेस देखते हैं। तीसरा वाला जो एक कर्व्ड सरफेस है, तीसरा वाला क्या है, एक कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस पे कहीं पर भी इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर लेंगे, एरिया वेक्टर लेंगे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कर्व्ड सरफेस मतलब ये ऐसा सरफेस है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने गिलास देखा होगा ना, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस जो होता है, गिलास अगर लेट सपोज, तो गिलास के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख, मतलब एरिया वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा,
आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अगर मान लो इधर है तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है 90, और नीचे देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है फिर 90। यहाँ देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा, एरिया वेक्टर बाहर निकला और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, हर बार क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा 90। चलिए तीनों बात को एक एक करके लेते हैं। तो पहले वाले के लिए पहले वाला सरफेस क्या है, ये रहा ई ए, इसके बीच का एंगल कितना होगा कॉस 180। सेकेंड सरफेस के लिए क्या होगा ई ए कॉस 0। थर्ड वाले के लिए अगर देखते हैं तो ई ए कॉस 90, ठीक है। कॉस 180 की वैल्यू होगी कितनी -1, तो ये हो गया माइनस का ई ए प्लस कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, ये हो जाएगी ई ए कॉस 90, ये हो गया 0, ठीक। ये माइनस ई ए प्लस ई ए, ये हो गया फिर से। ये दोनों बार जो फ्लक्स आया नेट वो क्या है, वो है 0। दोनों बार जो फ्लक्स आया है वो 0 आया है। ये क्या एक तुक्का है कि इसके पीछे कोई लॉजिक भी है, लॉजिक है, ठीक है। लॉजिक क्या उसको थोड़ा देखते हैं। लॉजिक क्या कहता है कि कहीं पर भी अगर कोई एक क्लोज सरफेस है, कहीं पर भी अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसको किसी एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, किस में रख दिया जाए, किसी एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो उस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उससे पास होने वाला नेट फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। अगर कहीं पर भी कोई एक 3D सरफेस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, उसके अंदर नेट चार्ज 0 हो, तब उसकी वजह से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेट फ्लक्स निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड 0, ठीक। इसको एक नोट बनाकर लिख लेते हैं, ठीक है, NOTE नोट, ठीक। इसको एक नोट बनाकर हम लोग लिख लेते हैं क्या, कि फॉर एनी 3D सरफेस, फॉर एनी 3D नेट फ्लक्स in net flux of figure in 3D डायग्राम या फिर in constant इलेक्ट्रिक फील्ड is always 0। किसी को भी रख दो, अगर यहाँ पे उठाकर तुम एक स्फीयर रख दो और पीआई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी इसकी नेट फ्लक्स 0 होगा। कोन रख दो, कोन में भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0 होगा, ठीक। कोई भी चीज़ अगर 3D तुम रख दो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके अंदर नेट चार्ज अगर 0 है देन नेट इज कॉल्ड नेट फ्लक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी इज कॉल्ड 0, ठीक। वो 100% वो 0 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हटा देते हैं, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आते हैं। एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब देखते हैं कि 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो कांस्टेंट है, ये 0 हो रहा है अपना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको 0 से कैसे हीरो बनाया जाए। आइए अगला टॉपिक है, एक टॉपिक क्या कहेंगे अपना दूसरा सेगमेंट आ जाएगा। यहाँ पर मैं फ्लक्स 3D सरफेस का निकालना है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओह ठीक, तो अब देखो लोगों को क्या देखना है, देखना फ्लक्स फॉर 3D surfaces in non-uniform electric field, in non-uniform electric field। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से इसका जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसको चेंज करने पर क्या चेंजेस होते हैं, सारी चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो आएगा, ठीक है। चलिए अगर इसी फ्लक्स को ले, इसी क्यूब को ही ले लें, जो क्यूब था अभी पिछला वाला उसी को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए उसी क्यूब को ले लेते हैं इस बार, और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, थोड़ा वेरी कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, अपना वेरी कर देंगे, ठीक। ये रहा अपना क्यूब, साइड इसकी फिर से ए, इसको हम लोगों ने ओरिजिन से कोई ए डिस्टेंस पे रख दिया, ओरिजिन से कितनी दूरी पे रख दिया, किसी
ए दूरी पे रख दी हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार कितनी ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करा देते हैं, चलो कुछ E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स ले लेते हैं। वहाँ पर कुछ अल्फ़ा की पावर 1/2 एक्स करके कुछ लिया है, ठीक है, अल्फ़ा इंटू एक्स की पावर 1/2, वो अपना देख लेना, ठीक। हमें ये समझना वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी, एक्स की पावर 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। ई नॉट को हटाकर ए बी अल्फ़ा जेड कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये एक क्यूब है अपना ए साइड का, जो ए डिस्टेंस ओरिजिन से दूर रखा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जो वेरिएबल है, मतलब एक्स के साथ वेरी कर रही है, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ और आएगा, 2 रखोगे तो कुछ आएगा, 3 रखोगे तो कुछ, यानी कि वेरी कर रही है, ठीक। ये अब वेरी कर रही, तो इसकी वजह से इस क्यूब में से जो नेट फ्लक्स निकल के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, व्हाट इज द नेट फ्लक्स, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस गिवन फिगर, दिस गिवन फिगर, ठीक। इस गिवन फिगर से नेट फ्लक्स निकालिए आप। चलिए ट्राई करते निकालने का, ठीक। ये एक्स दिया हुआ है, देखो यार अपने को ये पता है कि 3D सरफेस है, 3D फिगर है, तो उसमें कई सारे क्या होने वाले हैं, कई सारे उसमें सरफेस होने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके सबका निकालना और सबको उठा के ऐड कर देना। क्यूब का अपने को पता है कि 6 सरफेस होते हैं, तो सबका एक एक करके निकालते हैं। तो पहले बाहर वाली सरफेस का नाम 1 रख देते हैं, पीछे वाले एक सरफेस का नाम 2 रख देते हैं, ऊपर 3, नीचे 4, पीछे साइड 5 और जस्ट आगे साइड 6, ठीक ना। तो ये हो गया हमारे 6 सरफेस, ठीक। तो हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे पास ये जो 6 फ्लक्स हैं, इन 6 फ्लक्स की वजह, 6 सरफेसेस हैं, इन 6 सरफेस की वजह से अपने को फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो नेट फ्लक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 6 सरफेस से, तो 6 सरफेस से मिलके ऐड होना है, तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 प्लस फ्लक्स 4 5 और 6। तो ये 6 फ्लक्स हैं जिनकी वजह से हमको देखना पड़ेगा। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी क्या कर रही, वेरी कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी कर रही है तो इसका मतलब क्या, अब जो चीज़ें पहले कांस्टेंट हो जाती थी कोई एक्स डिस्टेंस पर, अब वो कांस्टेंट नहीं होंगी, अब ये जितना है वहाँ से वो वेरी भी कर जाएंगी, ठीक है। चलिए इस चीज़ को देखते हैं किस तरीके से वेरी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे पहले वाले सरफेस के लिए। तो पहले वाले सरफेस के लिए जो फ्लक्स निकलेगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, चूँकि आई कैप दिया तो ये इसके ही अलॉन्ग रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, ठीक। एरिया वेक्टर देखेंगे तो ये एक सरफेस है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, यानी कि वो भी बाहर तरफ आएगा, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटसाइड द सरफेस, जैसा कि उन्होंने देखा होगा था, ठीक। अब हम सेकंड वाले के पास आते हैं। सेकंड वाले के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर इनसाइड जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ आएगा, तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, इस तरीके से बाहर तरफ हो जाएगा, ठीक। अब जो एंगल क्या है वो क्या है, 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि x से डिस्टेंस a है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि x पे अब जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो पहले a रखोगे बाद में 2a रखोगे। और पिछली बार तो इक्वल एंड अपोजिट होता तो 0 हो जाता, लेकिन इस बार इक्वल एंड अपोजिट है ही नहीं, ठीक। अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो 0 नहीं होगा, ठीक। चलिए बात करते हैं थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाले के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये जो सरफेस दिया हुआ है, ये एक सरफेस है, इसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, यानी कि अगर ये सरफेस तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड क्या, ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक। अगर ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ऊपर तरफ होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ठीक। तो चलिए धीरे धीरे करके इसकी बात करते हैं। तो फ्लक्स पहले वाले के लिए क्या होगा, ई ए कॉस 0, ठीक, कॉस 0, क्योंकि इसके बीच में ए ई और एक बीच में एंगल कितना 0। 2 की बात करेंगे तो ई ए कॉस 180 क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, जस्ट अपोजिट है, 180 डिग्री। थर्ड वाले के लिए बात करेंगे तो एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है, और फोर्थ वाले के लिए बात करेंगे तो भी एरिया वेक्टर क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर क्या होगा, जैसे ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये परपेंडिकुलर हो गया, आउटवर्ड नीचे की तरफ हो गया, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक।
ऐसे ही फिफ्थ वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, छठे वाले के लिए भी एरिया वेक्टर बाहर निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। ठीक, तो यानी कि हमें बाकी जगह हर जगह दिख रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है एरिया वेक्टर साथ। तो ई ए कॉस 90, ई ए कॉस 90, ई ए कॉस 90 और ई ए कॉस 90, ठीक है ना। ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, लेकिन ये कॉस 90 की वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा पूरा जीरो। ठीक, अब बात करते हैं इसकी ई ए कॉस। तो यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी, हम बात कर रहे हैं क्या पहले वाले सरफेस की, पहले वाला सरफेस क्या यहाँ पर इसकी डिस्टेंस x की, यहाँ पर हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये रहा a, ये रहा a, तो a और a मिलकर ये हो जाएगी डिस्टेंस x की 2a। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे ई नॉट x की जगह 2a और आई कैप की जगह आई कैप ही रख लेते हैं, क्योंकि आई कैप को तो हमें अभी इंश्योर करना नहीं है, हम लोगों ने जब डॉट प्रोडक्ट खोल लिया तो कैप लगा के कोई ज़रूरत नहीं है। एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर तो अपना ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 0 वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कॉस 180 की वैल्यू -1, तो हमने माइनस लगा दिया है। ई की वैल्यू कितनी होगी इस बार, ई यानी कि सेकंड सरफेस की बात हो रही है, सेकंड सरफेस पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी ए, तो यहाँ पर ई की वैल्यू, जहाँ पर एक्स की वैल्यू रखनी है वहाँ पर क्या रखना पड़ेगा ए, तो ई नॉट ए और एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि भैया स्क्वायर है मतलब इलेक्ट्रिक अरे क्यूब है, क्यूब का एक सरफेस क्या होता है स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर। ठीक, कॉस 180 वैल्यू -1, तो ये हो गया ई नॉट 2a होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा ई नॉट ए होल क्यूब, तो आंसर आ जाएगा ई नॉट ए क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से कुछ ज़्यादा लेवल पे क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमको वही करना होता है कि अगर बहुत बड़ा सरफेस दिया हुआ तो उसमें कई बहुत सारी बड़ी फिगर दी, उसमें कई सारे सरफेस होने वाले, कई सरफेस होने वाले, तो एक एक करके सारे सरफेस को देखना है। हर एक सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखना है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो क्या वेरी कर रहा है, एक्स कर वेरी कर रहा है, वाई हो सकता है एक्स स्क्वायर से वेरी कर जाए, को एक्स स्क्वायर वाई भी वेरी कर जाए। तो जिस तरीके से जो दिया होगा वो सारी चीज़ें हमें पुट करनी है और सीधा सिंपली जो भी आपका क्वेश्चन का फ्लो है उसके साथ आप चलिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं कि ये हम लोगों ने पूरा फ्लक्स जो इतना हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, ये काम कहाँ आने वाला है, ये काम कहाँ आने वाला है, ये काम कहाँ आने वाला है। और इसी का एक 3D सरफेस 3D फिगर का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म में जो पढ़ना है वो स्फेयर का भी 3D में एक फिगर आती है डेट इज कॉल्ड स्फेयर। ठीक, तो एक तो ये हमें क्वेश्चन है कि इतना सारा हम लोगों ने फ्लक्स जो डिटेल में पढ़ा वो कहाँ काम आने वाला है, और हम लोग तो स्फेयर की भी बात करने वाले हैं। तो दोनों ही बातें कंक्लूड करती हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ को जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट इज कॉल्ड गॉस लॉ। जैसे कि हम लोगों ने कूलाम्स लॉ पढ़ा था उसी तरीके से होता है गॉस लॉ, और वो गॉस लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके हर एग्जाम में करीब करीब आते ही आता है। ठीक है, तो गॉस लॉ को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि गॉस लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किस जगह से गॉस लॉ निकला है। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि फ्लक्स थ्रू स्फेयर, स्फेयर के थ्रू फ्लक्स कैसे निकलता है, स्फेयर के थ्रू फ्लक्स निकलना से ही वहाँ ओरिजिन हो जाएगा आपके गॉस लॉ का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग स्फेयर के लिए फ्लक्स। ठीक, चलिए पहले फ्लक्स के कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके वहाँ से स्टेटमेंट गॉस लॉ करें, कुछ हो जाएगा। ठीक, स्फेयर क्या एक 3D फिगर है कि नहीं, स्फेयर क्या अपनी एक 3D फिगर है। अब यहाँ 3D तो आपको दिखेगा नहीं है, आप उसको 2 डायमेंशनल ना समझ लेना कि ये है, ये 3D कैसा है। स्फेयर मतलब क्या, आपकी बॉल, प्लास्टिक की बॉल जो खेलते थे, लेदर की बॉल, जीन्स, स्टम्पर जो समझो। ठीक, बॉल वो 2D नहीं होती है, 2D समझो रिंग जन्नत वाली। ठीक, ये है स्फेयर 3D फिगर। ठीक है ना, तो इसकी वजह से यार फ्लक्स अगर हमें देखना है, इसकी वजह से अगर हमको क्या देखना है, फ्लक्स देखना है। ठीक, इसकी वजह से फ्लक्स देखना, और एक चीज़ बोला है कि इसके सेंटर पे अपने लोगों ने एक चार्ज रख दिया है +Q का, +Q का एक चार्ज जो है वो स्फेयर के अंदर रख दिया गया है। और पूछा जा रहा है कि अब इस
स्फेयर से क्या नेट फ्लक्स निकलेगा, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द स्फेयर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से गॉस लॉ निकलेगा तो उसको समझ के चलो। गॉस लॉ का अगर प्रूफ आता है यहीं से उठा के प्रूफ कर देना अपने को। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा आराम से। अभी तक यार अपने लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे कि हम लोगों ने सिलेंडर देख लिया था। ठीक है, सिलेंडर का भी एक वेरिएबल केस मैंने नहीं लिया, वो भी उसी तरीके से हो जाएगा, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का केस लिया जा सकता था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यार अभी तक हम लोगों ने जो आपको बताया भी था कि 3D फिगर अगर आ जाए तो उसके जितने भी सरफेस है एक एक करके सबको डील करना है, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच के एंगल देखना है और सबको उठा के ऐड कर देना। तो अपने ने क्यूब देखा, क्यूब में 6 सरफेस आ गए, सिलेंडर देखा 3 सरफेस आ गए। ठीक, इसमें कितने सरफेस हैं, इसमें कितने सरफेस हैं, इसमें सरफेस समझ नहीं आ रहा है। चलिए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज हम लोगों ने ये मान लिया कि ये एक छोटा सा डीए सरफेस है, यहाँ पर एक कोई छोटा सा डिफरेंशियल सरफेस है जिसका नाम है डीए, बहुत छोटा सा। ठीक, अब चूंकि ये क्यू है, क्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड निकलती, रेडियली आउटवर्ड निकलती है। ये नहीं समझ में आ रहा तो पीछे लेक्चर हमने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड में बेस करके पढ़ाया था, प्रॉपर्टी समझाया था, क्यों आउटवर्ड बाहर तरफ क्यों आती, इनवर्ट क्यों नहीं आती। ठीक है, वैसे फिर से बता दे रहे, टेस्ट चार्ज यहाँ पे हम लोग रखेंगे, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसलिए ये बाहर की तरफ होगा। ठीक, बाकी डिटेल में आप वहाँ पे देखिएगा। ठीक, तो ये अपना रहा पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहरी तरफ निकलेगी रेडियली, बाहरी तरफ निकलेगी रेडियली। ठीक, ये एक हम लोगों ने छोटा सा हम लोगों ने एक सरफेस लिया, वो सरफेस पे जो एरिया है वो बहुत छोटा, इसलिए डीए वेक्टर है, वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लिया। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो क्या होगा, वो रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड निकलती है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलती है, रेडियली आउटवर्ड निकलती है। तो ये तो रहा अपना एक सरफेस, ऐसे ही दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस, पांचवा सरफेस, छठा सरफेस, ऐसे ही ये पूरा जो स्फीयर होगा ऐसे इनफाइनाइट सरफेस से मिलकर बना होगा, मतलब n नंबर ऑफ सरफेस से मिलकर बना होगा। इन सबको अगर उठा के देख ले, हर जगह हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी अगर ये डी लेंथ का है और इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो क्या होगी, इसी के अलॉन्ग होगी। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, डी जो होगा वही बाहर तरफ होगा, इसके बीच में एंगल 0 डिग्री। तो ये पूरी अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अरे नेट फ्लक्स निकालना है, तो ये नेट फ्लक्स कितने सरफेस से मिलकर बना है, 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4, कितने सारे सरफेस है, 5 5 डॉट 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 n सरफेस है। ठीक, इन सबको अगर ऐड कर दे तो नेट फ्लक्स इसके निकल आएगा। चलिए ऐड करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये रहा नेट फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 क्या है अपना, φ1 अपना क्या दिया हुआ E डॉट DA डॉट प्रोडक्ट हटा देते, इसके बीच का एंगल देख लेते हैं, एंगल कितना हो जाना है, 0 डिग्री। ठीक, ऐसे ही अगले वाले का भी हो जाना है E DA cos 0 डिग्री, ऐसे करते करते EA cos 0, सबका सेम है DA। ठीक है, सबका सेम है DA। अब हम लोग E को बाहर निकाल लेते हैं, cos 0 सब जगह 1 हो जाएगा, या अंदर क्या बच रहा है, DA, क्या बच रहा है, DA। ठीक, अंदर क्या बच रहा है अपना, DA। ठीक, DA बच रहा है। अब DA को हम लोग पूरा क्या करते हैं, DA की लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट कहाँ लगानी पड़ेगी, 0 से लेकर स्फेयर का कितना होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है अपना, 4πr²। तो 0 से लेकर 4πr², यही तो होता है कि नहीं होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, किसी अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात करें, किसी एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उन्होंने पढ़ी है तो उन्होंने क्या पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, ये। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ/r²। K को भी खोल दे तो 1/4πε0 QR²। होती कि नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं
1/4πε0 Q/r²। इसको हम लोग ने पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया वो पूरा इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा 4πr²। 4π से 4π गया, r² से r² गया, तो क्या निकल के आ रहा है Q/ε0। नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है Q/ε0। ये क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेट फ्लक्स बराबर क्या आ गया Q/ε0। और Q क्या था, जो इनसाइड रखा हुआ चार्ज है, तो Q को हम लोग लिख सकते हैं Q इनसाइड, Q को ही लिख सकते हैं Q इनसाइड। बस इसी बात को उठाकर गॉस लॉ ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को हम लोग इसके आगे लिखते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक समझ में आ रहा है एक चीज़ कि किस तरीके से नेट फ्लक्स की वैल्यू जो है, देखिए 4π से 4π चला गया, r² से r² चला गया, ε0 बचा, ये Q बचा, तो क्या हो गया Q/ε0, यानी कि नेट फ्लक्स जो होगा वो Q इनसाइड/ε0। इनसाइड कितना है Q, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहीं से गॉस लॉ के स्टेटमेंट आए। स्टेटमेंट क्या है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं, फिर उसको यहीं से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बात है बिल्कुल, इसको छाप लेना, कई जगह पूछ लेते घुमा फिरा के कि राइट द स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। वैसे गॉस लॉ का कोई प्रूफ नहीं, वैसे स्टेटमेंट को ऐसे ही प्रूफ किया गया। लॉस का कभी भी प्रूफ नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करे जाते हैं। ठीक है, चलिए गॉस लॉ के स्टेटमेंट देखते हैं। गॉस लॉ ने क्या कहा, गॉस लॉ बिल्कुल इसको ऐसे ही छाप देना, स्टैंडर्ड जगह से मैं तुम्हें लिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं हम लोग, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द नेट आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface of any shape is equal to the 1/ε0 times the total charge contained, जो उसके अंदर रखा है, contained within that surface। देखो ये गॉस लॉ के स्टेटमेंट, इसमें हर चीज़ समझनी पड़ेगी। इसमें ये एक हाईलाइटिंग पॉइंट है, द नेट आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर, ये हाईलाइटिंग पॉइंट है। एनी क्लोज्ड सरफेस, इसको भी हमको प्रॉपरली 5 मिनट 10 मिनट आपको समझाना पड़ेगा। ठीक, एनी शेप, इसको भी हमको आपको 5-6 मिनट समझाना पड़ेगा। ठीक है, आपको टोटल चार्ज कंटेन, ये हमको 5-6 मिनट समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके इस स्टेटमेंट के अगर हमें समझाना पड़ेगा तो कम से कम 5 मिनट 6 मिनट इसको, 5 मिनट 6 मिनट इसको, 5 मिनट 6 मिनट इसको, 5 मिनट, कम से कम 20-25 मिनट मेरे को केवल ये स्टेटमेंट समझाना पड़ेगा। इसी से आप समझ सकते हो ये स्टेटमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए जो समझते हैं किस तरीके से क्या हुआ है। ठीक है, प्रॉपरली एक एक चीज़ समझते हैं।